हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखेंगे SS 600। ठीक है, SS 600 का नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो ये SS 600 का नाम यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अनदर ऑडिटर का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है ये अपन जानेंगे। ठीक है, कौन होता है अनदर ऑडिटर, इसका क्या लीगल डेफिनेशन है अपन ये जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, 3 वर्ड अपन को समझने पड़ेंगे और उसकी डेफिनेशन अपन को जाननी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आपके आएगा प्रिंसिपल ऑडिटर। सेकंड वर्ड आपके काम आएगा अनदर ऑडिटर। और थर्ड वर्ड आपके काम आएगा कंपोनेंट। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, SS 600 में ये 3 चीज़ों का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो SS 600 का नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। ठीक है, अनदर ऑडिटर का सबसे पहले अपन मीनिंग समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं XYZ नाम की कंपनी है। ठीक है, इसका एक हेड ऑफिस है और 2 ब्रांच है, ब्रांच 1 और ब्रांच 2। ठीक है, एक तो हेड ऑफिस है और 2 ब्रांच है XYZ कंपनी की। ठीक है, अब हेड ऑफिस का ऑब्वियसली ऑडिटर है मिस्टर ए। तो ठीक है, तो मिस्टर ए कौन हो गया, प्रिंसिपल ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर कह दो या फिर कंपनी ऑडिटर कह दो, एक ही बात है। ठीक है, हेड ऑफिस का ऑडिटर है मिस्टर ए। ठीक है, और ब्रांच 1 और ब्रांच 2 का यानी कि ब्रांच ऑडिट जो कर रहे हैं वो है ब्रांच 1 का है ऑडिटर मिस्टर बी और ब्रांच 2 का ऑडिटर है मिस्टर सी। ठीक है, तो मिस्टर बी और मिस्टर सी ब्रांच ऑडिटर को अपन लिख सकते हैं, एक तो ब्रांच ऑडिटर, इनको अपन नाम देंगे ब्रांच ऑडिटर, या फिर अपन लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑडिटर। यहाँ कंपोनेंट का क्या मतलब है आगे अपन डेफिनेशन में समझेंगे। अभी आप ये समझ सकते हो मिस्टर बी और मिस्टर सी है ब्रांच ऑडिटर और मिस्टर ए है प्रिंसिपल ऑडिटर। ठीक है, अब क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होगा ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए ऑडिटर रहेगा हेड ऑफिस का और ब्रांच 1 का मिस्टर बी और ब्रांच 2 का ऑडिटर रहेगा मिस्टर सी। तो उसके बाद क्या होगा आफ्टर ईयर एंड। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ये ऑडिटर है। अब आफ्टर ईयर एंड क्या होगा, XYZ कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट तो इन सब की मिलाकर बनेगी। ठीक है, हेड ऑफिस के अंदर ही ऑब्वियसली ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज हो जाएंगे आफ्टर ईयर एंड, और लास्ट में एक सिंगल ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, या इसको अपन बोल सकते हैं कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, इसका अपन नाम दे देते हैं कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हेड ऑफिस ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज हो जाएंगे HO हेड ऑफिस के अंदर। ठीक है, हेड ऑफिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा एक ही ऑडिट रिपोर्ट बनेगी XYZ कंपनी की। ठीक है, अब जो एक ऑडिट रिपोर्ट बनेगी उसको कौन बनाएगा, मिस्टर ए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हेड ऑफिस के अंदर ही ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अब मिस्टर ए ने हेड ऑफिस का तो ऑडिट करा। ठीक है, उसको इस बारे में तो उसने सारे ऑडिट प्रोसीजर लगा के पता कर लिया कहाँ कितनी रिस्क है कौन से एरिया में है, तो वो यहाँ पर तो उसको पता है क्लीन ओपिनियन आ सकती है, इधर कोई दिक्कत नहीं है हेड ऑफिस में। पर मिस्टर ए ने क्या करा, ब्रांच 1 और ब्रांच 2 इन दोनों की मिस्टर ए ने तो ऑडिट करी नहीं। ठीक है, तो मिस्टर ए को
अब क्या करना पड़ेगा, उसकी ऑडिट तो मिस्टर बी और मिस्टर सी ने करी, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी और मिस्टर सी यानी कि ब्रांच और प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर के काम पर या तो रिलाई कर लेगा, ठीक है। एक ऑप्शन है मिस्टर ए रिलाई कर सकता है ब्रांच ऑडिटर के वर्क पर, ठीक है। तब ऐसे 600 बताता है कि कल को अगर ब्रांच के अंदर कोई फ्रॉड मिल गया तो इसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, क्या मिस्टर ए की रहेगी या फिर बी की रहेगी। अगर ब्रांच के अंदर कोई फ्रॉड मिल गया, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स मिल गया, तो उसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, क्योंकि लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट XYZ कंपनी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट तो मिस्टर ए ने दी, ठीक है, और उसके अंदर ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज हुए हुए हैं, तो ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपन देखेंगे ऐसे 600 के अंदर, ठीक है। और ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर के वर्क पर कब रिलाई करना चाहिए, ये अपन इस क्वेश्चन का सवाल अपन देखेंगे। तो ये अपना मेन प्रोसीजर रहेगा, ये अपन को जानना रहेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर अनादर ऑडिटर कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है, लीगल डेफिनेशन एज पर ऐसे 600 क्या है वो अपन जान लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए बोला है ऑडिटर विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी व्हेन दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन includes the financial information of one or more components audited by another auditor. Components, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है कंपोनेंट्स, तो इसके लिए अपन को पहले कंपोनेंट का मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है। कंपोनेंट मीन्स अ डिवीजन, ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज और अदर एंटिटी। यहाँ तो मैंने आपको एक ब्रांच का एग्जाम्पल दिया, पर ब्रांच की जगह जॉइंट वेंचर का भी केस हो सकता है, ठीक है, डिवीज़न का भी केस हो सकता है, ठीक है। तो कंपोनेंट का मतलब कंपोनेंट का मतलब डिवीज़न में भी आ जाएगा, सब्सिडरी के केस में भी आ जाएगा, ब्रांच आ गया, जॉइंट वेंचर आ गया और अदर एंटिटी, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी, ब्रांच भी या डिवीज़न के बेसिस पर भी कर रखा है तो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। whose financial information is included in the financial information audited by the principal auditor, ठीक है। यानी कि जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है अगर उसके अंदर मर्ज हो रहे ब्रांच के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो एचओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसके अंदर भी ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐड होके ऑडिट रिपोर्ट में आ रहे हैं, तो अपन इसको बोलेंगे भाई प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए, इंक्लूड्स होनी चाहिए ब्रांच की भी, ठीक है। तो अगर ये सब हो रहा है, ठीक है, तो मिस्टर ए कहलाएगा प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है। अब मान लो मिस्टर ए एचओ का ऑडिटर है, ठीक है, हेड ऑफिस का ऑडिटर है, और मिस्टर ए ब्रांच 1 और ब्रांच 2 का भी ऑडिटर है, तो इस केस में कोई अनादर ऑडिटर होंगे क्या, मिस्टर बी और मिस्टर सी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो इस केस में कोई भी अनादर ऑडिटर नहीं होगा क्योंकि मिस्टर ए इस पूरी एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में से प्रिंसिपल ऑडिटर रहेगा, अनादर ऑडिटर नाम का ऑब्वियसली कोई वर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। अदर ऑडिटर की डेफिनेशन दे रखी है, एन ऑडिटर अदर देन द प्रिंसिपल ऑडिटर, वही अभी मैंने आपको बताया, अगर ये प्रिंसिपल ऑडिटर ही ब्रांच की कर लेगा तो अनादर ऑडिटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपोनेंट विच इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है। एक ही बात लिख रखी है, ठीक है। एचओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मर्ज होने चाहिए ब्रांच के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनको मिलाकर एक ऑडिट रिपोर्ट बननी चाहिए, ठीक है। तो जाके ये कहलाएंगे अदर ऑडिटर, ठीक है। अब मान लो मिस्टर बी और मिस्टर सी दोनों ही अपनी अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एचओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मर्ज नहीं कराना चाह रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, ठीक है, सेपरेट ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये तो
जॉइंट ऑडिट का केस हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये तो अपनी अलग ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने पढ़ा हुआ है ऐसे 299 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है। तो ये ऐसे 600 में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे 600 का नाम ही है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ठीक है। इसका क्या मतलब है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर? मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी और मिस्टर सी प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर के वर्क पर रिलाई करके ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। कितना रिलाई करना है और कब रिलाई करना है ये अपन आगे जानेंगे प्रिंसिपल ऑडिटर को, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन लिख रखी है ऐसे 600 डज नॉट डील विद दोस इंस्टेंसेस वेयर 2 और मोर ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड एज जॉइंट ऑडिटर्स, नॉट डज इट डील विद द ऑडिटर्स रिलेशनशिप विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। यानी कि ऐसे 600 के अंदर जॉइंट ऑडिटर्स इंक्लूड नहीं है और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट अपन ने पढ़ा था, यानी कि पुराना ऑडिटर की जगह वो अलग केस आ जाता है, ठीक है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का अलग स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट ये सारे नोट्स आप आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है। द ऑडिटर वुड कंसीडर द फॉलोइंग बिफोर एक्सेप्टिंग हिज वर्क एज प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है। अब ऑडिटर क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पहले ब्रांच ऑडिटर के बारे में कुछ बातें जान लेगा, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑडिटर को इनके वर्क पर रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल ऑडिटर इनके वर्क पर रिलाई करने से पहले कुछ बातें जानेगा, वो है 4 बातें, ठीक है। 4 पॉइंट्स में लिख रखा है। पहला, वो कितना मटेरियल है, ठीक है, मटेरियलिटी लेवल, यानी कि प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, क्योंकि वो लास्ट में XYZ कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो वो क्या चाहेगा, वो करीब 80 to 90% मेन काम वो खुद ही रखे, और अगर 10 to 15% कोई काम बच रहा है तो ही वो अनादर ऑडिटर के भरोसे छोड़े, यानी कि ब्रांच ऑडिटर के भरोसे वो टोटल अपना ऑडिट वर्क का 10 to 15% से ज़्यादा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा छोड़ेगा तो प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्क भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट पर साइन तो प्रिंसिपल ऑडिटर को ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि 80 to 90% काम प्रिंसिपल ऑडिटर ही करता है, क्योंकि वो सारे ऑडिट प्रोसीजर वो अपने अकॉर्डिंग लगाता है, और हो सकता है ना मिस्टर बी और मिस्टर सी ने ब्रांच ऑडिटर ने ज़्यादा अच्छे से काम नहीं परफॉर्म नहीं करा हो। तो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर ऑडिटर्स डिग्री ऑफ नॉलेज। इसका क्या मतलब है, जो ब्रांच ऑडिटर है उनके पास डिग्री ऑफ नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि वो सीए होने चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब लिख रखा है, ब्रांच ऑडिटर मस्ट बी ए सीए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई लोकल अकाउंटेंट ही जो इनके अकाउंट्स के प्रिपेयर कर रहा है वही इनके ऑडिट कर ले ब्रांच की, ठीक है। जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है ब्रांच की वो खुद ही ऑडिट करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रांच ऑडिटर मस्ट बी ए स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ आउटसाइड इंडिया, ब्रांच अगर आउटसाइड इंडिया है तो उसके पास ऑब्वियसली जैसे यूएस के अंदर है तो वो यूएस सीपी होना चाहिए, उसके पास रिक्वायर्ड डिग्री होना चाहिए और रिक्वायर्ड बिजनेस कंपोनेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट के अंदर लिख रखा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी कि अगर रोम आई है, ठीक है, रिस्क ज़्यादा है तो प्रिंसिपल ऑडिटर भी ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। वो प्रिंसिपल ऑडिटर ज़्यादा चाहेगा कि ब्रांच ऑडिटर के सारे कहीं कोई मिस स्टेटमेंट नहीं रहना चाहिए ब्रांच के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट पर साइन तो प्रिंसिपल ऑडिटर ही कर रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स,
यानी कि प्रिंसिपल ऑडिटर को लग रहा है ब्रांच के अंदर ज़्यादा रिस्क है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या चाहेगा कि वो खुद ही एडिशनल प्रोसीजर्स लगा ले अगर ब्रांच ऑडिटर ने ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करा है। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या चाहेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसको इतना मिल जाए ताकि वो ब्रांच ऑडिटर के काम पर रिलाई कर ले। ठीक है, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर के काम पर रिलाई नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, एडिशनल प्रोसीजर्स लगाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में रिस्क तो प्रिंसिपल ऑडिटर की ही रहेगी। ठीक है, अब कुछ प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर्स है, ये आपके आईसीआई मॉड्यूल में भी दे रखे हैं, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर्स का क्या मतलब है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑडिटर प्रोसीजर्स, इसका ये मतलब है प्रिंसिपल ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर के प्रिंसिपल ऑडिटर है और ये ब्रांच ऑडिटर है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर के काम पर रिलाई करने से पहले कि ब्रांच ऑडिटर ने सब काम सही से करा है तभी वो उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करेगा, जो भी ऑडिट करी ब्रांच ऑडिटर्स ने। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या चाहेगा कि ब्रांच ऑडिटर के बारे में कुछ बातें पहले ही क्लियर कर लेगा, तभी वो काम पर रिलाई कर पाएगा प्रिंसिपल ऑडिटर, अदरवाइज प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्क बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट में XYZ कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट पर अपन ने देखा था साइन तो प्रिंसिपल ऑडिटर को ही करने। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर चाहेगा कि कहीं भी कोई ब्रांच के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट एंड एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपोनेंट। तो प्रिंसिपल ऑडिटर के कुछ राइट्स है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहला राइट है राइट टू एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी देख सकता है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑडिटर के पास राइट है कि वो कभी भी चाहे ब्रांच ऑडिटर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहता है कभी भी, तो ब्रांच उसको मना नहीं कर सकती अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देने से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑडिटर के पास राइट है कि वो देख सकता है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट पर साइन तो उस प्रिंसिपल ऑडिटर के ही होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑडिटर टू कंसीडर द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर को ये देखना है कि जो भी ब्रांच के ऑडिटर है उसके पास रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ नॉलेज है, यानी कि CA होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकल अकाउंटेंट ही उसकी ऑडिट करने बैठ जाए। ठीक है, ये बोला हुआ है। ठीक है, और अगर CA है तो वो ब्रांच ऑडिटर अगर CA है तो प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर के काम पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है लोकल अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए, इतना सा मतलब है। थर्ड पॉइंट के अंदर बोला हुआ है प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑडिटर व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन आगे लास्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अपन देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर टू रिव्यू रिटर्न समरी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, अदर ऑडिटर प्रोसीजर। जो भी ब्रांच ऑडिटर ने क्या करे ऑडिट प्रोसीजर लगाए उन सब की एक सिग्निफिकेंट समरी। ठीक है, जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए सिग्निफिकेंट है तो वो प्रिंसिपल ऑडिटर रिटर्न फॉर्म में अपने पास रख लेगा, ताकि प्रिंसिपल ऑडिटर के पास ये रहे कि उसने ब्रांच ऑडिटर का काम पर चेक करा है। ठीक है, उसने ऐसे ही रिलाई नहीं करा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑडिटर ने ब्रांच ऑडिटर के काम पर ऐसे ही रिलाई नहीं करा है, उसने जो भी ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर लगाया उसके पास प्रिंसिपल ऑडिटर के पास एक समरी रहेगी कि ये ऑडिट प्रोसीजर लग चुके हैं ब्रांच के अंदर। ठीक है, ताकि कल को कोई मिस स्टेटमेंट नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है फोर्थ पॉइंट के अंदर, जो ब्रांच ऑडिटर है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऐसे 230 के अंदर कि वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रांच ऑडिटर।
ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रांच ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर्स को सबमिट करे प्रिंसिपल ऑडिटर को। ब्रांच ऑडिटर की मर्जी है, वो अपने वर्किंग पेपर चाहे तो प्रिंसिपल ऑडिटर को बताए, चाहे तो नहीं बताए, ठीक है। तो इस केस में प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, ब्रांच ऑडिटर को, अगर ब्रांच ऑडिटर मना कर रहा है वर्किंग पेपर देने से प्रिंसिपल ऑडिटर को, तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, क्वेश्चनरी या फिर चेक लिस्ट के फॉर्म में भी पूछ सकता है कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर ब्रांच ऑडिटर ने लगाए, ठीक है। तो ये एक डाउट था जो मैंने आपको बता दिया। 5th पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसिडर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ अदर ऑडिटर। जो भी ब्रांच ऑडिटर अदर ऑडिटर बोलो एक ही बात है। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर के काम पर रिलाई नहीं हो रहा तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या एडिशनल प्रोसीजर्स लगा सकता है क्या, ताकि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। तो हाँ, एडिशनल प्रोसीजर्स लगा सकता है प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है। 6th पॉइंट के अंदर बोला हुआ है व्हेन अदर ऑडिटर नॉट अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑडिटर। 6th पॉइंट के अंदर बोला हुआ है कि अगर ब्रांच ऑडिटर सीए नहीं हुआ तो, ये असल में पॉइंट अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये पुराना कंपनीज एक्ट का है। इसके अंदर क्या होता था, पुराने कंपनीज एक्ट में क्या होता था, ब्रांच ऑडिटर कोई सीए के अलावा भी हो सकता है, यानी कि लोकल अकाउंटेंट भी हो सकता है। पर अब नया कंपनीज एक्ट आ गया 2013, उसके अंदर साफ बोला हुआ है ब्रांच ऑडिटर मस्ट बी अ सीए। और अगर फॉरेन कंट्री का केस है, ब्रांच ऑडिटर आपको देखना है वो लीगल होना चाहिए, यानी कि उसके पास रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ नॉलेज होना चाहिए। जैसे यूएस के अंदर है कोई ब्रांच, तो जो उसकी ब्रांच की ऑडिट कर रहा है वो यूएस सीपीओ होना चाहिए, ठीक है, अगर यूएस के अंदर है तो। ऐसा नहीं होना चाहिए हर कोई उसकी ब्रांच की ऑडिट करने बैठ जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें प्रिंसिपल ऑडिटर को ध्यान में रखनी है बिफोर रिलाई ऑन ब्रांच ऑडिटर्स वर्क, ठीक है। 7th पॉइंट के अंदर बोला हुआ है प्रिंसिपल ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट इन हिज वर्किंग पेपर्स द कंपोनेंट हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स। 7th पॉइंट में बोला हुआ है ये सारे काम का एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म होना चाहिए, यानी कि एक एविडेंस रहना चाहिए, ऑडिट एविडेंस रहना चाहिए कि हाँ ये सारे काम परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। जो भी ब्रांच ऑडिटर ने अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, ठीक है, मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करा, ठीक है, जैसे भी रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट परफॉर्म करा, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, ये सारे काम का एक डॉक्यूमेंटेशन रहना चाहिए, ठीक है। दोनों के पास रहना चाहिए, प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर यानी कि ब्रांच ऑडिटर, ठीक है। लास्ट पॉइंट बोल रहा है वेयर द अदर ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अदर देन अनमॉडिफाइड। मान लो यहाँ पर ने एग्जांपल डिस्कस करा था, मिस्टर बी ने क्या करा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दी इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रांच 1। तो मिस्टर ए क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर है, उसको तो पूरी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, तो उसको ये देखना है कि मॉडिफाइड रिपोर्ट क्यों दी मिस्टर बी ने, यानी कि ब्रांच ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों दी, उसका रीज़न पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑडिटर को, ठीक है। और ये भी देखना है क्या वो चीज़ मटेरियल है क्या, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वॉट एवर मे बी मटेरियल एट ब्रांच लेवल मे नॉट बी मटेरियल एट एंटिटी लेवल, क्योंकि वो नंबर स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। ब्रांच में हो सकता है करोड्स के अंदर फिगर्स, मतलब ये हो सकता है टोटल एक्सवाइजेड कंपनी का लास्ट में एंटिटी लेवल पर करोड्स में फिगर्स आए और ये थाउजेंड्स के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट मिली हो, इसलिए ब्रांच ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दी हो। पर लास्ट में देखेंगे तो करोड़ के हिसाब से 1000 के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट है तो ये मटेरियल नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मेन ऑडिटर है वो क्लीन ओपिनियन भी दे सकता है, ठीक है। पर ये सारे का एक रिटर्न फॉर्म है, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन रहना चाहिए आखिर उसने क्यों, ब्रांच ऑडिटर ने अगर
मॉडिफाइड ओपिनियन दी तो उसका प्रिंसिपल ऑडिटर ने कैसे डील करा, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट्स हो गए, ये आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपना बाकी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑडिटर व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, ठीक है। थर्ड पॉइंट के अंदर एक्चुअल प्रोसीजर्स बता रखे हैं, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर्स बता रखे हैं, ये सारे तो राइट्स अपन ने डिस्कस करे थे अभी तक। थर्ड पॉइंट मैं इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहने चाहिए, ये सारे तो राइट्स थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट के अलावा बाकी सब तो अपन ने राइट्स डिस्कस करे, क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर के राइट्स बिफोर एक्सेप्टिंग, यानी कि बिफोर रिलाई ऑन ब्रांच ऑडिटर्स वर्क। पर थर्ड पॉइंट के अंदर बता रखे हैं एक्चुअल प्रोसीजर्स कौन कौन से परफॉर्म करने चाहिए प्रिंसिपल ऑडिटर को। ये पूरा चार्ट आपके ICAI मॉड्यूल में बना हुआ है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑडिटर वाइल यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। पहला पॉइंट बोला हुआ है एडवाइस द अदर ऑडिटर रिगार्डिंग use of his work and report and make sufficient arrangements for coordination at the planning stage of audit, ठीक है। तीन चीज़ें प्रिंसिपल ऑडिटर को ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर को तीन चीज़ें, यानी कि अदर ऑडिटर यानी कि ब्रांच ऑडिटर मान लो, ठीक है। ब्रांच ऑडिटर हो सकता है डिवीज़न और डिवीज़न के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। अपन ने बताया था, मैंने बताया था कंपोनेंट का मतलब, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर को तीन चीज़ें बतानी रहेगी, ठीक है। तीन एरियाज़ के बारे में जानकारी देनी है। पहला पॉइंट है एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन, ऐसे एरियाज जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होने के चांस है, यानी कि प्रिंसिपल ऑडिटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ब्रांच ऑडिटर को ऐसे एरियाज जहाँ पर फ्रॉड होने के ज़्यादा चांस है, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो उस बारे में ब्रांच ऑडिटर को ज़्यादा वर्क करना चाहिए, ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए ताकि प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर के वर्क पर रिलाई कर सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है प्रोसीजर्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन्स दैट रिक्वायर डिस्क्लोजर। जहाँ भी इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन्स हुए वहाँ डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोला हुआ है टाइम टेबल, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में एक कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल ऑडिटर ने तो अपना काम ही पूरा कर लिया पर ब्रांच ऑडिटर का कुछ काम आफ्टर ईयर एंड भी रह गया, तो प्रिंसिपल ऑडिटर कैसे एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा पूरी कंपनी की, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, दोनों का काम एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक का काम चलता ही रहे और एक का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये बातें प्रिंसिपल ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर को बतानी चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट के अंदर बोला हुआ है एडवाइस द अदर ऑडिटर अबाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। एक और चीज़ें बतानी रहेगी प्रिंसिपल ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर को, और उसके बारे में क्या करना है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना रहेगा, ठीक है। यानी कि ब्रांच ऑडिटर के अंदर कारो एप्लीकेबल हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑडिटर को बताना है कि कारो के बारे में क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। और उसका रिप्रेजेंटेशन लेना है, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन लेना है ब्रांच ऑडिटर से कि उसने सारे लीगल कंप्लायंसेस का फॉलो कराए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंकिंग कंपनी के केस में लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, RBI की गाइडलाइंस, ऐसा नहीं होना चाहिए उसने कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स को छोड़ा नहीं हो, ठीक है। कंप्लायंसेस सारे होने चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट्स का बाय ब्रांच ऑडिटर, ठीक है। तभी प्रिंसिपल ऑडिटर रिलाई कर सकता है ब्रांच ऑडिटर के वर्क पर। तो इसमें अपन ने जाना ऐसे 600 के अंदर कि यूजिंग द वर्क ऑफ अनादर ऑडिटर, ठीक है। अनादर ऑडिटर यानी कि ब्रांच ऑडिटर के काम पर कब रिलाई कर सकता है, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, ऐसे 600 बाकी आसान है, ठीक है। और एक पॉइंट और बता देते हैं लास्ट में, अगर कोई ब्रांच ऑडिटर को ऐसा है
ऐसा एरिया मिल रहा है जहाँ प्रिंसिपल ऑडिटर को बताना ज़रूरी है, तो वो बात डिस्क्लोज करना ब्रांच ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ठीक है। ऐसा एरिया जहाँ पर अटेंशन होना चाहिए प्रिंसिपल ऑडिटर का भी, ठीक है, विद इन ब्रांच, ठीक है। ब्रांच ऑडिटर को ब्रांच के अंदर एक ऐसा मैटर मिला जिसके जो प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो वो बात प्रिंसिपल ऑडिटर को बताना ज़रूरी है बाय ब्रांच ऑडिटर, ठीक है। और एक टॉपिक है आपका डिवीज़न ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीज़न ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, यानी कि कल को अगर ब्रांच के अंदर कोई फ्रॉड मिल गया तो उसके लिए लायबल कौन रहेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर या ब्रांच ऑडिटर। तो इसके लिए यहाँ कंक्लूजन दे रखा है कि अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को पता है कि ब्रांच के अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस थे, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर इस बारे में जानता है कि ब्रांच के अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुए, इस बारे में प्रिंसिपल ऑडिटर जानता है, तो ही प्रिंसिपल ऑडिटर लायबल होगा अगर ब्रांच के अंदर कोई फ्रॉड मिल गया तो ही। ये अपन पॉइंट तब देख रहे हैं जब ब्रांच के अंदर कोई फ्रॉड मिल गया तो कौन लायबल रहेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर या ब्रांच ऑडिटर। तो इसके लिए यहाँ बता रखा है प्रिंसिपल ऑडिटर तभी लायबल रहेगा जब प्रिंसिपल ऑडिटर को पता हो कि ब्रांच के अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस थे, फिर भी प्रिंसिपल ऑडिटर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, या फिर ऑडिट प्रोसीजर डिटेल में नहीं लगाए, ठीक है। अदरवाइज सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस नहीं थे फिर भी फ्रॉड मिल गया तो फिर ब्रांच ऑडिटर ही लायबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑडिटर आसानी से ये प्रूव कर देगा कि हो सकता है वो मटेरियल ही नहीं हो, इसलिए प्रिंसिपल ऑडिटर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। और अब अपन देख लेते हैं रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। रिपोर्टिंग के बारे में अपन देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। इसमें लिख रखा है अगर ब्रांच के अंदर कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर के काम पर, ठीक है, ब्रांच ऑडिटर को या तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, पहला केस क्या हो सकता है, ब्रांच ऑडिटर को ब्रांच से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है ब्रांच प्रिंसिपल ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर के काम देखा पर उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, ब्रांच ऑडिटर के काम पर तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो प्रिंसिपल ऑडिटर खुद ब्रांच के अंदर एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है। पहली बात तो एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो प्रिंसिपल ऑडिटर ऐसे 705 यानी कि मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन पर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो केस हो रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा। पहला, जो भी ब्रांच ऑडिटर ने काम किया उस पर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल रहा प्रिंसिपल ऑडिटर को। और क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था, प्रिंसिपल ऑडिटर ने डायरेक्ट ब्रांच के अंदर एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, फिर भी प्रिंसिपल ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तब जाकर प्रिंसिपल ऑडिटर ऐसे 705 में जा सकता है, ठीक है, तब जाकर प्रिंसिपल ऑडिटर मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर सकता है। और यहाँ सेकेंड पॉइंट में बोल रखा है अगर ब्रांच ऑडिटर ने मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करी तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर पूछेगा अदर ऑडिटर से आखिर उसने मॉडिफाइड रिपोर्ट क्यों इशू करी, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑडिटर ये कंक्लूजन पे पहुंचेगा अगर वो जिसके कारण मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू हुई अगर वो मैटर सिग्निफिकेंट है या फिर मटेरियल है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर को ये कंक्लूड करना पड़ेगा क्या वो मटेरियल एंटिटी लेवल पर भी है क्या मिस स्टेटमेंट। अगर एंटिटी लेवल पर नहीं है तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे देगा, और अगर एंटिटी लेवल पर मिस स्टेटमेंट मटेरियल है तो प्रिंसिपल ऑडिटर मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। तो
आप देख सकते हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। बाकी ये अपना ऐसे 600 है, ठीक है, रिवीजन एक तरीके से। कोई डाउट है फिर भी आप बता सकते हो, ठीक है। जनरली इस केस में एक ओवरव्यू लास्ट में अगर आपको एक छोटा सा बताऊं तो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर में क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करता है, 70 to 80% तक तो सारा काम पूरे, अगर वो XYZ कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है प्रिंसिपल ऑडिटर, तो वो क्या करता है, XYZ कंपनी का 70 to 80% तो सारा काम प्रिंसिपल ऑडिटर ही कर लेता है। ब्रांच ऑडिटर का सिर्फ 15 to 20% ही अप्रोक्स पर वर्क रिलाई करता है, ठीक है। उस बारे में ही ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा परसेंटेज इधर होगा ब्रांच ऑडिटर के काम पर, उतना ज़्यादा प्रिंसिपल ऑडिटर को रिलाई करना पड़ेगा। और कल को अगर ब्रांच के अंदर फ्रॉड मिल गया तो प्रिंसिपल ऑडिटर भी लायबल होगा। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में ये नंबर चलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये था अपना ऐसे 600। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ओके। और लास्ट में अपने पास एक टॉपिक और आता है, जब अपन ने देखा था क्या जॉइंट ऑडिट में 600 आ सकता है, क्या ऐसे 600 का यूज़ हो सकता है क्या? हाँ आ सकता है। क्यों? मान लो एक एग्जांपल है, एक कंपनी की 70 सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। उसके दो जॉइंट ऑडिटर्स है, जॉइंट ऑडिटर 1 और जॉइंट ऑडिटर 2, ठीक है। जॉइंट ऑडिटर 1 क्या कर रहे हैं, 30 सब्सिडरी का जॉइंट ऑडिटर 1 कर रहा है और 30 सब्सिडरी कंपनी का जॉइंट ऑडिटर 2 कर रहा है, ठीक है, ऑडिट। और 10 सब्सिडरी कंपनी ऐसी है जो ब्रांच ऑडिटर खुद ही परफॉर्म कर रहा है उसका ऑडिट। तब क्या होगा, ब्रांच ऑडिट लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट तो इनको बनानी पड़ेगी। जॉइंट ऑडिटर के केस में क्या होता है, जॉइंट ऑडिटर अपने खुद बना सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट, या फिर एक बना सकते हैं, ठीक है। अलग कब बनाते हैं, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ठीक है। तो ये ब्रांच ऑडिटर का इन 10 कंपनी पर ऑडिट रिपोर्ट कैसे आएगा, इन जॉइंट ऑडिटर और 1 और 2 जॉइंट ऑडिटर दोनों की जिम्मेदारी होती है कि ब्रांच ऑडिटर का वर्क देखे, ठीक है, उस पर रिलाई करे, ऑडिट प्रोसीजर लगाकर देखें कि सही करा है या नहीं करा है ब्रांच ऑडिटर ने इन 10 सब्सिडरी का काम, ठीक है। तो जॉइंट ऑडिटर में ऐसे 600 का यूज़ हो सकता है, यानी कि जॉइंट ऑडिटर यूजिंग द वर्क ऑफ अनादर ऑडिटर, यानी कि जॉइंट ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर का तो काम यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि 600 के अंदर, बट 600 इज़ नॉट जॉइंट ऑडिटर, ठीक है। अनादर ऑडिटर का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ जॉइंट ऑडिटर हो रहा है, ठीक है। ये वाली बात तो अपन ने इधर देखी थी, ठीक है। तो ये सिर्फ लास्ट पॉइंट सिर्फ आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काम का था, बाकी कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। बाकी ये रिवीजन हो गया, ठीक है, कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर को लास्ट में कंफर्टेबल आ जाना चाहिए कि जो भी अनादर ऑडिटर के काम पर प्रिंसिपल ऑडिटर रिलाई कर रहा है, ठीक है, वो ये सारे काम पर रिलाई कर लेगा, ठीक है।